आज की कहानी इसलिए इतनी हैरत अंगेज और अनोखी होने वाली है क्योंकि ये कहानी एक ऐसे चोर के बारे में है जिसने महज 14 साल की उम्र में ही पूरे अमेरिका की पुलिस और एफबीआई को नचा कर रख दिया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि महज 14 साल की उम्र में ही इस लड़के ने घरों से लेकर कारें, बोट्स और यहाँ तक कि प्लेन्स भी चुरा लिए। हालांकि ना उसके पास कोई पायलट लाइसेंस था और ना ही उसे प्लेन उड़ाने का कोई तजुर्बा था, मगर इसके बावजूद भी उसने कई प्लेन्स चुराए और उन्हें उड़ाया भी। 16 साल का होते होते इस लड़के पर लगभग 42 केस दर्ज हो चुके थे, जिसमें से एक बार तो वो पुलिस ऑफिसर की गन ही चुराकर भाग गया। ये लड़का एफबीआई के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया कि उसे पकड़ने के लिए एफबीआई ने कई शहर और कई आइलैंड्स भी छान मारे, मगर उनके हाथ नहीं लगा। इस लड़के और इन चोरियों के बारे में जब लोगों को पता चला तो कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। और जब आप लोग भी इस कहानी को सुनेंगे तो एक पल को आप लोगों को भी इस कहानी पर यकीन नहीं होगा और ये आपको हैरत में डाल देगी। तो आखिर कौन था ये महज 14 साल का लड़का? कैसे इसने इन अद्भुत चोरियों को अंजाम दिया और क्या ये कभी पुलिस के हाथ लगा? ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और अविश्वसनीय है। ये कहानी है कोल्टन हैरिस मूर नामक एक 14 साल के लड़के की, जिसका जन्म वॉशिंगटन के कैमिनो आइलैंड में हुआ। कोल्टन का बचपन हमेशा से ही बहुत मुश्किलों भरा रहा। जहां एक तरफ उसकी मां को बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत थी और वो ज़्यादातर नशे में रहती थी, वहीं उसका बाप ड्रग्स का आदी था। और इसी नशे की आदत की वजह से उनमें बहुत झगड़े होते थे, जिसकी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद कोल्टन का बाप उसे और उसकी मां को छोड़कर चला गया और उसने उनके लिए ना तो कोई पैसे छोड़े और ना ही कोई कमाई का रास्ता जिससे उनका गुजारा हो सके। अब कोल्टन की हालत और भी ज़्यादा खराब होती चली गई, क्योंकि वो लोग वैसे ही एक बहुत गरीबी भरी जिंदगी जी रहे थे और कोल्टन की मां भी अपने नशे की लत की वजह से उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। कोल्टन को अक्सर खाना ना होने की वजह से रात को भूखे पेट सोना पड़ता और अपने इन्हीं हालातों से परेशान होकर वो फैसला करता है कि अब वो चोरियों की शुरुआत करेगा। अब कोल्टन लोकल स्टोर और सुपरमार्केट जाता और वहां से खाने पीने का सामान चुराने लगा, मगर कम उम्र और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से वो पकड़ा जाता, जिसके बाद उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता। इन जुवेनाइल सेंटर्स में उन बच्चों को रखा जाता जिन्होंने कम उम्र में ही कोई क्राइम किया हो। और जब पुलिस ने इस सिलसिले में कोल्टन की मां से मिलने की कोशिश की, तब उन्होंने ये कहकर पुलिस से मिलने से मना कर दिया कि उनका कोल्टन से कोई लेना देना नहीं है। इस बात ने कोल्टन के दिमाग पर बहुत बुरा और बहुत गहरा असर किया और उसने उसी पल ये फैसला कर लिया कि वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा। घर छोड़ने के बाद कोल्टन ने उन घरों को निशाना बनाना शुरू किया जो या तो खाली बंद पड़े होते या जिन घरों के लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए होते। वो दीवारें बांधकर उन घरों के अंदर जाता और घुसते ही सबसे पहले वो फ्रिज खोलकर उसमें से खाने पीने का सामान निकालता और खाने लगता। खाना खाने के बाद वो टीवी देखता और साथ ही साथ सोफे पर आराम भी करता। इन खाली घरों में कोल्टन को वो सुकून और आराम मिलने लगा जिसके लिए वो हमेशा तरसता था, और यही वो वजह थी कि वो अक्सर एक ही घर में कई रातें गुजारने लगा। कोल्टन हर जगह को छोड़ने से पहले वहां से कुछ कीमती सामान जैसे कैश, सोना और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने साथ ले आता और साथ ही साथ अपनी भूख मिटाने के लिए फ्रिज में रखा खाना भी अपने साथ रख लेता। कोल्टन ने अपना एक उसूल बना रखा था कि वो हर घर से उन्हीं चीज़ों को चुराएगा जिसका इंश्योरेंस क्लेम घर वालों को मिल सके और उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। कोल्टन ने इन चुराए हुए पैसों से एक टेंट खरीद लिया था और अब वो या तो इन खाली घरों में रात गुजारता या फिर इस टेंट को जंगल में लगाकर वहां अपनी रात गुजारता। चूंकि कोल्टन हर जगह टेंट को अपने साथ लेकर जाता था, जिसकी वजह से उसे हर वक्त अपने कंधे पर एक वजन महसूस होता था, इसीलिए उसने जंगल में ही एक सही जगह ढूंढकर वहां अपना टेंट लगा दिया और वो अपना पूरा दिन खाली पड़े घरों में गुजारता और रात को अपने टेंट में आकर सो जाता। कोल्टन अब धीरे धीरे इस टेंट में उन घरों से लूटा हुआ सामान लेकर जमा करने लगा, जिसमें कैश, खाना पीना और हर वो सामान था जिसकी उसे जरूरत थी। अब कोल्टन को इस टेंट में रहते कई महीने गुजर चुके थे और इस दौरान उसने उस घने जंगल में कई बार अपनी जगह भी बदली ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। पुलिस के पास लगातार इन चोरियों की शिकायतें आ रही थी जिन्हें कोल्टन अंजाम दे रहा था और पुलिस एक अनजान चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर अपनी तलाश शुरू कर देती है। कुछ दिनों की छानबीन के बाद पुलिस के हाथ वो फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं जो कोल्टन ने चोरियों के दौरान उन घरों में छोड़े थे।
क्योंकि कोल्टन पहले भी सुपरमार्केट में चोरी करने की वजह से जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जा चुका था, जिसकी वजह से पुलिस के पास उसके फिंगरप्रिंट्स और रिकॉर्ड्स थे। और जैसे ही पुलिस इन फिंगरप्रिंट्स को अपने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करती है, वो कोल्टन के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं। और अब पुलिस के पास फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ कोल्टन की फोटो भी थी। अब पुलिस के हाथ कोल्टन की फोटो तो लग चुकी थी, मगर उसे पकड़ना उनके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था। और इसीलिए वो लोग न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल तक उसकी फोटो को सर्कुलेट करना शुरू करते हैं। जगह जगह वांटेड पोस्टर्स और न्यूज़पेपर में फोटो छपने की वजह से लोग कोल्टन के बारे में जानने लगे। मगर फिर भी वो अपना भेस बदलकर अपनी जरूरत का सामान चुराए हुए पैसों से खरीदता रहा। कोल्टन अब 15 साल का हो चुका था और सन 2007 में वो एक घर के बाहर से एक पार्सल चुराते हुए पकड़ा जाता है। ये वो पार्सल था जिसे डिलीवरी वाले लोग घरों के दरवाजे पर छोड़ जाते थे। और उस घर का पड़ोसी जैसे ही पुलिस को इस चोरी की खबर देता है, पुलिस कोल्टन को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद कोल्टन को फिर से जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर पहुंचने के बाद कोल्टन ने अपना एक नया रूप दिखाया। अब वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करने लगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा और साथ ही साथ स्केच ड्राइंग्स भी बनाने लगा। बुक्स पढ़ने के दौरान कोल्टन का इंटरेस्ट एरोप्लेन्स में काफी ज्यादा बढ़ने लगा और इसीलिए उसने कई एरोप्लेन्स के स्केच भी बनाए। कोल्टन जेल में होने वाली क्लासेस में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा, जिससे सबको ये लगने लगा कि उसमें बदलाव आ रहा है और वो डिटेंशन सेंटर से निकलने के बाद चोरियां छोड़कर एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। कोल्टन अक्सर जेल के सुपरवाइजर से ये भी कहता कि वो यहां से निकलकर यूनिवर्सिटी जाएगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। मगर इन सब के पीछे कोल्टन की एक बहुत शातिर चाल थी, जो आगे चलकर कामयाब भी हुई। डिटेंशन सेंटर में 10 महीने गुजारने के बाद उसे अच्छा बर्ताव करने की वजह से एक चाइल्ड केयर होम भेज दिया जाता है। हालांकि इस चाइल्ड केयर होम में डिटेंशन सेंटर की तरह जाली लगी दीवारें तो नहीं थीं, मगर सिर्फ 2 गार्ड्स थे जो यहाँ की रखवाली करते थे। अब कोल्टन उन दोनों गार्ड्स के मूवमेंट्स पर नजर रखने लगता है और एक रात वो अपना सारा सामान लेकर खिड़की से बाहर कूदता है और उस चाइल्ड केयर होम से भाग जाता है। और इस तरह कोल्टन एक बार फिर आजाद हो चुका था। 1 साल तक छोटे मोटे काम करने के बाद कोल्टन को लगने लगता है कि वो चोरियां करके ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और इसीलिए वो दोबारा चोरियों की शुरुआत करने का फैसला करता है। अब सन 2009 आ चुका था और कोल्टन 17 साल का हो चुका था और वो फिर से अपना टेंट एक घने जंगल में लगाता है और घरों और स्टोर्स को लूटना शुरू करता है। कोल्टन हाथ पैरों से काफ़ी मजबूत था, जिसकी वजह से वो कोई भी दीवार बहुत आसानी से भांज जाता था और किसी भी पाइप पर आसानी से चढ़ जाता था। और यही वो वजह थी कि वो एक घर में बहुत आसानी से खिड़की के जरिए घुस गया जो 2nd फ्लोर पर था। चूंकि चाइल्ड केयर सेंटर से भागने के बाद पुलिस कोल्टन को लगातार ढूंढ रही थी और एक रोज़ पुलिस की नज़र जैसे ही कोल्टन पर पड़ती है और उसका पीछा करने लगती है। पुलिस से भागते हुए कोल्टन एक कार पार्किंग में जाकर छुप जाता है और महज कुछ ही देर के अंदर वो एक कार लेकर जंगल की तरफ गायब हो जाता है। पुलिस कोल्टन को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी और इसीलिए वो पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाती है और इस जंगल के एक एक चप्पे को तलाशना शुरू करती है। शाम होते होते पुलिस के हाथ एक कार लगती है जो पूरी तरह क्रैश हो चुकी थी और ये वही कार थी जिसमें कोल्टन भागा था। कार की छानबीन करने पर पुलिस को पता चलता है कि कोल्टन वहां से घने जंगलों में भाग चुका है और एक बार फिर कोल्टन पुलिस के हाथों से निकल चुका था। पुलिस की गिरफ्त से बार बार भागने की वजह से कोल्टन का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने एक बार सारी हदें पार करते हुए पुलिस की कार से एक राइफल ही चुरा ली और उसकी यही गलती आगे चलकर उसे बहुत भारी और महंगी पड़ी। राइफल चोरी होने के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई और उन्हें ये डर सताने लगा कि कोल्टन अब चोरी करने के लिए किसी की जान भी ले सकता है। और यही वो वजह थी कि पुलिस ने पूरे कैमेनो आइलैंड पर कोल्टन को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस हेलीकॉप्टर्स और अपने ट्रेन डॉग्स का इस्तेमाल कर रही थी, मगर फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था और इसी दौरान FBI भी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो जाती है। FBI ने सर्च ऑपरेशन की बागडोर संभालते ही कोल्टन पर $10,000 का इनाम रख दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। मगर कोल्टन उधर कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसके बारे में ना किसी ने कभी सोचा और ना ही कभी सुना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिटेंशन सेंटर में सज़ा काटने के दौरान कोल्टन का इंटरेस्ट एयरप्लेन्स में काफ़ी बढ़ गया था और यही वो वजह थी कि वो वहां से भागने के बाद उसने एविएशन मैनुअल बुक खरीद ली थी। ये एविएशन मैनुअल वो बुक थी जिसमें एयरप्लेन की सारी जानकारी होती थी। कोल्टन इस एविएशन बुक को पढ़ने के साथ साथ फ्लाइट सिमुलेशन गेम्स भी खेलने लगा। ये फ्लाइट सिमुलेशन गेम्स माइक्रोसॉफ्ट के थे।
पढ़ने और सिमुलेशन गेम्स खेलने के बाद कोल्टन पास के एक छोटे से एयरपोर्ट और उसके रनवे पर नज़र रखने लगा। ये एयरपोर्ट ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते थे जिनके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स थे, और नज़र रखने के दौरान कोल्टन को जैसे ही मौका मिलता वो चोरी छुपके उन प्लेन्स में घुस जाता और वहाँ से यूज़र मैनुअल चुराकर भाग जाता। कुछ हफ्तों तक इन यूज़र मैनुअल को पढ़ने के बाद कोल्टन को लगने लगता है कि अब वो प्लेन्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर चुका है, और तब वो फैसला करता है कि वो उसी एयरपोर्ट से एक प्लेन चुरा लेगा। एक रात कोल्टन रनवे से लगी दीवार की झाड़ियां फांदकर एयरपोर्ट के हैंगर तक पहुंच जाता है। ये वही हैंगर था जहां प्लेन्स खड़े किए जाते थे। हैंगर के दरवाजे का ताला तोड़ने के बाद कोल्टन अंदर घुसता है और उसमें से एक एयरक्राफ्ट को खींचकर हैंगर से बाहर रनवे पर ले आता है। पिछले कुछ दिनों से कोल्टन ने जो एविएशन मैनुअल और यूज़र मैनुअल पढ़ी थी, उसकी वजह से उसे एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में बहुत आसानी हो गई, और महज कुछ ही देर में वो इस एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ान भर चुका था। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद कोल्टन उसे लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर ले गया ताकि वो किसी भी रडार डिवाइस में पकड़ी न जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक महज 17 साल का लड़का एक एयरक्राफ्ट चुराकर हवा में उड़ा रहा है। चूंकि कोल्टन का ये सपना था कि वो एयरक्राफ्ट उड़ाए, और इसीलिए एयरक्राफ्ट उड़ाने के दौरान वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसका ध्यान इस बात की तरफ गया ही नहीं कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल खत्म हो रहा है। महज कुछ ही देर में एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल कम होने की वजह से अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनते ही कोल्टन घबरा जाता है, और अब उसके सामने सबसे ज़रूरी काम ये था कि वो जल्द से जल्द इस एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करे। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को कोल्टन ने जितनी आसानी से उड़ा लिया था, इसे लैंड करते वक्त उसे उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोल्टन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस एयरक्राफ्ट को कहाँ लैंड करे, और तब उसे एक खाली एरिया दिखाई देता है। उस खाली एरिया में कोल्टन जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करने की कोशिश करता है, वो एयरक्राफ्ट इधर उधर झूलते हुए ज़मीन से टकराता है और स्लिप होते हुए एक पेड़ से जा टकराता है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि कोल्टन इस हादसे के बाद भी बच जाता है, और कुछ खरोच और चोटों के साथ वो एयरक्राफ्ट से बच निकलता है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस को जैसे ही इस एयरक्राफ्ट चोरी की खबर मिलती है, वो इसकी तहकीकात में लग जाते हैं। उनके वहमों गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इस चोरी के पीछे कोल्टन का हाथ हो सकता है। पुलिस को यही लग रहा था कि चोरी के पीछे ड्रग स्मगलर्स का हाथ हो सकता है, और ये एयरक्राफ्ट उन्होंने इसीलिए चुराया होगा ताकि वो इसमें ड्रग स्मगल कर सकें। मगर पुलिस इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इस चोरी के पीछे भी कोल्टन का ही हाथ है, जो कि डिटेंशन सेंटर से भागा हुआ एक कैदी है। उधर कोल्टन के केस में इन्वॉल्व पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही थी, और इसी दौरान वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां कोल्टन ने अपना टेंट लगाया हुआ था। कोल्टन को जैसे ही कुछ लोगों के आने की आहट लगती है, वो पहले ही टेंट से निकलकर झाड़ियों में जाकर छुप गया था। पुलिस जैसे ही टेंट के पास पहुंचकर उसकी तलाशी लेना शुरू करती है, उन्हें वहां एविएशन मैनुअल और उस प्लेन के यूज़र मैनुअल मिलते हैं जो चोरी हुआ था। चूंकि कोल्टन की फ़ोटो भी लगी थी, और इसीलिए पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती कि इस एयरक्राफ्ट की चोरी के पीछे कोल्टन का ही हाथ है। पुलिस हैरत में थी, और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक महज 17 साल का लड़का जो कभी प्लेन में ना बैठा हो, वो इस एयरक्राफ्ट को चुराकर उड़ा सकता है। इस एयरक्राफ्ट चोरी के बाद कोल्टन दोबारा फिर से एक एयरक्राफ्ट चुराता है और उसे लेकर पास के एक दूसरे आइलैंड पर बहुत आसानी से लैंड कर देता है। यह आइलैंड कैमिनो आइलैंड से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर था, और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले कोल्टन एक सुपरमार्केट पहुँचता है। सुपरमार्केट पहुँचते ही कोल्टन की नज़र एटीएम पर पड़ती है, और वो वहाँ पास में खड़े एक फोर्कलिफ्ट ट्रक में बैठता है और उसे लेकर एटीएम मशीन में जाकर टक्कर मार देता है। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इससे एटीएम मशीन 2 भागों में खुल जाती है, और उसमें से पैसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। इस आइलैंड पर कोल्टन ने इस चोरी के साथ साथ और भी कई चोरियों को अंजाम दिया। कोल्टन बेखौफ होकर इन चोरियों को अंजाम दे रहा था, और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि हर बार उसके फिंगरप्रिंट्स और वो खुद सर्विलांस कैमरा में कैद हो रहे हैं। अब कोल्टन की फ़ोटो को न्यूज़ में चलाया जाने लगा, और चूंकि वो हर जगह नंगे पैर चोरियां अंजाम दे रहा था, इसीलिए उसे बेयरफुट बैंडिट का नाम दिया गया। वो बेयरफुट बैंडिट के नाम से इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि लोगों ने उसके फ़ैन पेज बनाने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ दीवारों पर स्प्रे पेंट से ग्राफिटी आर्ट बनाकर उसे डेडिकेट करने लगे। कोल्टन को भी अपनी इस बढ़ती शोहरत में मज़ा आने लगा, और इसीलिए वो एक सुपरमार्केट में चोरी करने के बाद वहाँ पैरों की ड्राइंग बनाकर छोड़ देता है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो अपने फैंस को खुश कर सके और इस ड्राइंग को सिग्नेचर बनाकर अपनी छाप छोड़ सके। कोल्टन को जैसे ही इस बात का अंदाजा होने लगता है कि पुलिस और एफबीआई उसे इस आइलैंड पर जोरों शोरों से ढूंढ रही है, वो फैसला करता है कि वो इस आइलैंड से भाग जाएगा। मगर चूंकि पुलिस हर एयरपोर्ट पर कड़ी नज़र रखे हुए थी, इसलिए कोल्टन इस बार भागने के लिए दूसरा रास्ता चुनता है।
कोल्टन इस बार एक बोट को चुराता है और उसमें बैठकर कनाडा के लिए निकल जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बोट से भागते वक्त किसी कोस्ट गार्ड की नज़र उस पर नहीं पड़ी और वो बहुत आसानी से कनाडा पहुंच गया। कनाडा पहुंचने के बाद उसने कुछ हफ्ते वहां गुजारे, जहां उसकी मुलाकात दो लोगों से होती है। ये दोनों कोल्टन के बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मगर वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कोल्टन एक वांटेड चोर है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। कुछ दिनों की दोस्ती के बाद कोल्टन और उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। और तब वो दोनों कोल्टन के बारे में जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं। कोल्टन तीसरी बार फिर से एक बोट चुराता है और कनाडा से वापस अमेरिका भाग जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद वो कार चोरियों को अंजाम देना शुरू करता है, मगर इस बार वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना था। इस बार वो जो भी कार चुरा रहा था वो ना तो उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करता और ना ही उन्हें पेट्रोल डलवाता, और जैसे ही कार का पेट्रोल खत्म होता वो उसे वहीं छोड़कर दूसरी कार बदल लेता। वो इन कार चोरियों को तब तक अंजाम देता रहा जब तक वो इंडियाना के शहर ब्लूमिंगटन के एक लोकल एयरपोर्ट नहीं पहुंच गया। उस एयरपोर्ट पर कोल्टन ने चौथी बार फिर से एक एयरक्राफ्ट चुराया और उसे लेकर वॉशिंगटन के शहर ग्रेनाइट फॉल्स पहुंच गया। इस शहर में लैंडिंग के दौरान कोल्टन को एक खाली जमीन दिखाई देती है और वो फैसला करता है कि वो इस एयरक्राफ्ट को यहीं लैंड करेगा। लैंडिंग करने के लिए कोल्टन प्लेन को जैसे ही नीचे लेकर जाता है वो देखता है कि उस जमीन पर कटे हुए पेड़ हैं जो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर निकले हुए हैं। मगर इससे पहले कोल्टन प्लेन घुमाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन जैसे ही लैंड होता है वो उन कटे हुए पेड़ों से टकराकर बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है। मगर इस बार भी कोल्टन की किस्मत में उसका साथ दिया और वो हल्की फुल्की चोटों के बाद वहां से बच गया और जंगल की तरफ भाग गया। इस बार इस प्लेन क्रैश को आसपास के लोगों ने देख लिया और उनमें से एक शख्स दौड़ता हुआ उस एयरक्राफ्ट के पास पहुंचा और उसने इस बात की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली वो फौरन FBI के साथ वहां पहुंच गई और उन्होंने हेलीकॉप्टर से कोल्टन को आसपास के जंगलों में ढूंढना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पूरे एरिया और आसपास के सभी चेक पॉइंट्स को भी सील कर दिया ताकि कोल्टन कहीं से भी भाग ना पाए। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। ये कॉल उस जंगल के आसपास रहने वाली लोकल फैमिली ने किया था। वो पुलिस को बताते हैं कि उनके घर के पास के पेड़ों में एक लड़का छुपा हुआ है और उन्हें शक है कि वही लड़का है जिसके बारे में न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। पुलिस फौरन वहां पहुंचकर उसे ढूंढने लगती है, मगर इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचती ही वो वहां से फरार हो चुका था। कोल्टन इतनी जल्दी में वहां से भागा कि उसका सारा सामान वहीं छूट गया और पुलिस ने फौरन उसके सारे सामान को जब्त कर लिया। इस सामान में पुलिस के हाथ वो बैग लग गया जिसमें लगभग $5000 कैश था और साथ ही साथ उन्हें एक कैमरा भी मिला जिसमें कोल्टन ने अपनी सेल्फीज खींच रखी थीं। इतनी सारी फोर्स और इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी पुलिस और FBI कोल्टन को पकड़ने में नाकामयाब रहे और उधर कोल्टन 5वीं बार फिर से एक एयरक्राफ्ट को चुराकर दूसरे आइलैंड भाग गया। ये आइलैंड भी वॉशिंगटन का ही एक आइलैंड था और इस बार कोल्टन अपना एयरक्राफ्ट बिना किसी परेशानी के आसानी से लैंड करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में कोई डैमेज नहीं होता। इस आइलैंड पर कुछ चोरियों को अंजाम देने के बाद कोल्टन फैसला करता है कि अब वो कुछ महीनों के लिए चोरियां बंद कर देगा और लोगों की नज़रों से गायब हो जाएगा। चोरियों के अचानक बंद हो जाने की वजह से पुलिस और कोल्टन के फैंस को लगने लगा कि शायद कोल्टन मर गया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने इतने लंबे समय तक कोई चोरी ना की हो। मगर कुछ ही दिनों बाद एक बंदरगाह के किनारे पैरों के निशान बनाकर वो सभी को चौंका देता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि इस निशान के साथ एक बोट भी गायब थी। इसका साफ मतलब था कि अब कोल्टन वापस आ चुका है और वो इस बोट में बैठकर दूसरे आइलैंड चला जाता है जिसका नाम था लोपेज आइलैंड। लोपेज आइलैंड से कोल्टन एक और बोट चुराता है और उसमें बैठकर अपने घर वापस कमाइनो आइलैंड पहुंच जाता है। लगातार हो रही चोरियों की वजह से कमाइनो आइलैंड के लोग कोल्टन से नफरत करने लगे और बाकायदा उन लोगों में मीटिंग्स होने लगी कि कैसे कोल्टन को पुलिस के हाथों पकड़वाया जाए। पुलिस अब दिन रात अपने ट्रेन डॉग्स के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी और उधर प्राइवेट एयरप्लेन्स के मालिक भी अपनी रात उन हैंगर्स में गुजार रहे थे जहां उनके एयरप्लेन्स खड़े थे। उधर कोल्टन को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि पूरा आइलैंड उसे पकड़वाना चाहता है, इसीलिए वो कमाइनो आइलैंड पहुंचकर वहां से एक कार चुराता है और दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। इन चोरियों के बीच कोल्टन की एक अच्छी साइड भी देखने को मिली। एक बार वो ड्राइविंग करते हुए एक एनिमल शेल्टर के बाहर से गुजर रहा था कि तभी अचानक वो अपनी गाड़ी रोकता है और इस एनिमल शेल्टर के बाहर एक एनवेलप रखता है जिसमें $100 थे और साथ में एक नोट भी छोड़ता है। इस नोट में लिखा था कि मैं यहाँ से निकल रहा था और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे
और वो इन पैसों को जानवरों की देखभाल करने के लिए इस्तेमाल कर लें। इस नोट पर कोल्टन ने अपने साइन भी किए और साथ ही साथ अपना सिग्नेचर बेयरफुट बैंडिट भी लिख दिया। कोल्टन इस बार फैसला करता है कि अब वो वॉशिंगटन से बाहर निकलेगा और इसीलिए वो चोरी की गाड़ियों से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगता है। पुलिस से लेकर FBI और पूरे अमेरिका में कोई नहीं जानता था कि आखिर कोल्टन है कहाँ, और आखिरकार 9 स्टेट्स, 3200 किलोमीटर और 11 कारें चुराने के बाद वो इंडियाना के शहर ब्लूमिंगटन के एक एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो पेड़ों के पीछे छुपकर एयरक्राफ्ट पर नजर रखने लगा और सही मौके का इंतजार करने लगा। और उसने जैसे ही देखा कि पायलट एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा खुला छोड़कर किसी काम के लिए गया है, वो फौरन उस एयरक्राफ्ट में चढ़ता है और उसे लेकर उड़ जाता है। इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोल्टन बहामास आइलैंड पहुंचता है और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कोल्टन की आखिरी फ्लाइट साबित हुई। कोल्टन का प्लेन अब बहामास आइलैंड के आसमान में उड़ रहा था कि तभी कुछ लोगों की नज़र इस प्लेन पर पड़ती है और वो लोग देखते हैं कि ये प्लेन बार बार एक ही जगह चक्कर लगा रहा है। कोल्टन के बार बार चक्कर लगाने के पीछे की वजह ये थी कि उसे लैंड करने के लिए सही जगह नहीं मिल पा रही थी और तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर एक खाली पड़ी ज़मीन पर पड़ती है। ये ज़मीन बिल्कुल फ्लैट थी, जिसकी वजह से कोल्टन ने अपना प्लेन बहुत आसानी से लैंड कर लिया और लैंड करते ही वो जंगलों की तरफ भाग गया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और एयरक्राफ्ट की छानबीन शुरू कर देती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि ये एक अमेरिकन प्लेन है। पुलिस फौरन इस बात की खबर अमेरिकन अथॉरिटीज़ को देती है, जिसे सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें शक होने लगता है कि हो ना हो ये कोल्टन का ही काम है और इसीलिए वो कोल्टन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बहामास पुलिस को दे देते हैं। ये खबर पूरे बहामास में आग की तरह फैल जाती है और अब हर न्यूज़ चैनल कोल्टन के बारे में खबरें दिखाने लगता है। कोल्टन बिना वक्त गंवाए यहाँ भी अपनी चोरियों की शुरुआत कर देता है और वो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंटल स्टोर को अपना निशाना बनाता है, जहाँ से वो कैश, खाने पीने और ज़रूरत का सामान चुरा लेता है। इन चोरियों को अंजाम देने के बाद कोल्टन फिर से जंगल में टेंट लगाकर रहने लगता है। अब वो बीच पर जाकर स्विमिंग करने लगा और टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने लगा, मानो वो किसी वेकेशन पर आया हो। कुछ दिन जंगल में रहने के बाद कोल्टन फिर से एक कार चुराता है और इस आइलैंड से एक बड़े शहर पहुंच जाता है। उस शहर में पहुंचने के बाद कोल्टन वहां बंदरगाह पर खड़ी बोट्स पर नजर रखना शुरू कर देता है और जैसे ही वो देखता है कि बोट का मालिक बोट की चाबी अपनी कार में रखकर रेस्टोरेंट के अंदर गया है, वो जाकर उस कार का शीशा तोड़ता है और बोट की चाबी निकाल लेता है। बोट की चाबी हाथ लगते ही वो फौरन बोट में बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है और वहां से फरार हो जाता है। इस बोट में बैठकर वो बहामास के दूसरे आइलैंड निकल जाता है, जिसका नाम था एलुथेरा आइलैंड। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद कोल्टन की कोशिश थी कि वो किसी भी तरह लोगों की नज़रों से बचा रहे, क्योंकि न्यूज़ में बार बार उसकी फ़ोटो और उसका नाम आने की वजह से लोग उसे पहचानने लगे थे। कभी कभार वो रेस्टोरेंट के पास से गुजरता तो ये देखता कि वहाँ की टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ चल रही है, जिसमें उसके बारे में बताया जा रहा है और साथ ही साथ उसके वांटेड पोस्टर्स भी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और यही वो वजह थी कि वो भेस बदलकर बाहर निकलने लगा। इस आइलैंड पर कुछ दिन गुजारने के बाद कोल्टन फिर से एक बोट चुराता है, मगर इस बार वो एक ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठता है जिसकी वजह से वो पुलिस के हाथ लग गया। बोट में बैठने के बाद कोल्टन उस बोट को पानी में इधर उधर घुमा रहा था कि तभी उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो किनारे पर खड़े थे। इन दोनों लड़कों को देख कोल्टन अपनी बोट के साथ करतब दिखाने लगता है और साथ ही साथ पानी में स्टंट करने लगा। ये देख वो दोनों लड़के कश्मकश में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर ये लड़का उनके सामने स्टंट क्यों दिखा रहा है। कुछ देर बाद कोल्टन बचकानी हरकत दिखाते हुए बोट उन दोनों लड़कों के करीब ले जाता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम कोल्टन है, द बेयरफुट बैंडिट। ये सुनते ही उन दोनों में से एक फौरन कोल्टन को पहचान लेता है और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कोल्टन के सर पर $10,000 का इनाम है। अब वो लड़का कोल्टन को पकड़ने के लिए उसे ना पहचानने का नाटक करने लगता है और उससे बात करने के लिए अपने पास बुलाने लगता है। ये देख कोल्टन अपनी बोट लेकर उसके थोड़ा करीब जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया है और तुम पुलिस से कहो कि वो मुझे आकर पकड़ लें, क्योंकि मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। कोल्टन के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो दोनों लड़के हक्का बक्का रह गए। इसी दौरान दूसरा लड़का अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जिसके पास बोट थी। वो उससे कहता है कि वो अपनी बोट लेकर यहाँ आ जाए ताकि वो लोग कोल्टन को पकड़ सकें। कोल्टन और दूसरे लड़के को फ़ोन पर बात करते हुए देख कोल्टन अपनी बोट लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। वो दोनों अभी कोल्टन को बोट के साथ जाता देख ही रहे थे कि तभी उनका दोस्त अपनी बोट में 4 और लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों लड़कों को भी अपनी बोट में बिठा लेता है। अब वो कुल 6 लोग एक बोट में सवार होकर कोल्टन का पीछा करने लगते हैं।
अब तक कोल्टन की बोट उन लोगों से बहुत दूर निकल चुकी थी, मगर चूंकि इन लोगों के पास स्पीड बोट थी, इसीलिए 6 लोग बहुत जल्दी कोल्टन के करीब पहुंच जाते हैं। कोल्टन की बोट के करीब पहुंचते ही उनमें से एक अपनी बंदूक निकालकर कोल्टन पर निशाना लगा देता है, मगर कोल्टन को भी बोट चलाने में काफ़ी महारत हासिल थी और वो अपनी बोट को उनके सामने से स्लाइड करता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी उन्हें और उनकी पूरी बोट को भिगा देता है। ये पानी उस बोट के ड्राइवर की आंख में भी चला गया, जिसकी वजह से उसे कुछ देर के लिए दिखना बंद हो गया और इतनी ही देर में कोल्टन उन लोगों से बचकर भागने में कामयाब हो गया और एक किनारे पर पहुंच गया। इस किनारे के पीछे एक महलनुमा घर था जहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। वो सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी देर से उन 6 लोगों को कोल्टन का पीछा करते देख रहा था, जिसमें वो लोग पीछे से चिल्ला रहे थे और उनमें से एक कोल्टन पर बंदूक से निशाना लगाए हुए था। ये देख वो पुलिस को खबर देने की सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि कोल्टन उसी की तरफ आ रहा है। कोल्टन को अपनी तरफ आते देख वो बोट को धीमा करने का इशारा करता है, मगर कोल्टन बोट को किनारे में लेकर घुस जाता है और खुद बोट से कूदकर बाहर निकलता है और भागता हुआ झाड़ियों की तरफ चला जाता है। ये देख सिक्योरिटी गार्ड कोल्टन का पीछा करते हुए उसकी तरफ भागता है, मगर तब तक कोल्टन झाड़ियों में जाकर छुप चुका था। सिक्योरिटी गार्ड को जब कोल्टन दिखाई नहीं देता, तब वो वहां के लोकल पुलिस कमांडर को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि उसने उस लड़के को अपने घर के गार्डन के आसपास देखा है, जिसके बारे में न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। ये सुनते ही पुलिस कमांडर फौरन उस एरिया और बंदरगाह की पुलिस को अलर्ट कर देता है और वो लोग उस पूरे एरिया को घेर लेते हैं। पुलिस को तलाशी करता देख कोल्टन झाड़ियों में छिपे हुए धीरे धीरे बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगता है और बहुत खामोशी से बंदरगाह होते हुए पानी में उतर जाता है। पानी में उतरने के बाद वो धीरे धीरे तैरते हुए एक बोट तक पहुंचता है और उसमें चढ़ जाता है और तभी पुलिस और वहां खड़ी लोगों की नज़र उस बोट पर पड़ती है और वो लोग देखते हैं कि वो बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। क्योंकि बोट की हेडलाइट भी बहुत डिम थी और वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इसीलिए वहां खड़ी पुलिस और दूसरे लोग इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि ये बोट अपने आप आगे कैसे चल रही है। और तभी अचानक कोल्टन बोट की स्पीड बढ़ाता है और बोट लेकर थोड़ी दूरी पर निकल जाता है। अब पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि ये बोट कोल्टन ही लेकर भागा है, मगर चूंकि उस वक्त उनके हाथ में पुलिस बोट्स नहीं थीं, इसलिए वहां खड़े लोग पुलिस को अपनी बोट्स ऑफर करते हैं ताकि वो कोल्टन को पकड़ सकें। बोट में बैठते ही पुलिस कोल्टन के पीछे लग जाती है, मगर कोल्टन उनसे अच्छी खासी दूरी पर निकल चुका था और वो बार बार पीछे मुड़कर ये देख रहा था कि पुलिस उससे कितनी दूरी पर है। और तभी उसकी बोट एक छोटे आइलैंड के किनारे से टकराती है, जिसकी वजह से उसकी बोट नीचे ज़मीन रेत में फंस जाती है। कोल्टन की कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो बोट वहां से नहीं निकलती और इसी दौरान पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। और तब कुछ ऐसा होता है जो पुलिस के वहमो गुमान में भी नहीं था। खुद को चारों तरफ से घिरा देख कोल्टन अपनी जेब से बंदूक निकालता है और अपने सर पर लगा लेता है। ये देख पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो कोल्टन से बंदूक नीचे करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। कोल्टन ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो पुलिस का ध्यान भटका सके और इसीलिए उसने एक हाथ से गन अपने सर पर लगा रखी थी और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहा था ताकि वो बोट को यहां से निकाल सके। और तभी अचानक कोल्टन तेज एक्सेलरेटर के साथ बोट की स्टीयरिंग को घुमाता है और वो रेत से बाहर निकल आती है। ये देख पुलिस उस बोट पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। पुलिस किसी भी तरह इस बोट के इंजन को डिसेबल करना चाहती थी और तभी अचानक कोल्टन अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। कोल्टन के सरेंडर करते ही पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है और वो डिटेंशन सेंटर से भागने के 2.5 साल बाद पुलिस के हाथ लग चुका था। पुलिस उसे जैसे ही गिरफ्तार कर बंदरगाह पर लेकर आती है, वहां उसे देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है और वो सब उसकी फोटोज खींचने लगते हैं। बहामास पुलिस उस चोर को पकड़ने में कामयाब हो चुकी थी, जिसे अमेरिकन पुलिस और FBI भी मिलकर नहीं पकड़ पाए और कोल्टन को हिरासत में लेने के बाद उसे इस आइलैंड से बहामास के दूसरे आइलैंड ट्रायल के लिए भेज दिया गया। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि कोल्टन पर सारी चोरियां जो उसने बहामास में की थीं, वो साबित होने के बाद भी कोर्ट उस पर महज $300 का जुर्माना लगाता है। अब बारी थी कोल्टन को अमेरिकन पुलिस के हवाले करने की, जहां एक लंबी सज़ा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। चूंकि कोल्टन का ट्रायल अमेरिका में सन 2010 में शुरू हुआ और तब तक उसकी उम्र 19 साल हो चुकी थी। कोल्टन पर कुल 67 केसेस के मुकदमे दर्ज हुए, जो उसने अमेरिका, कनाडा और बहामास में अंजाम दिए थे। मगर कोल्टन की किस्मत अच्छी थी कि उसका केस लड़ने के लिए वहां के एक बहुत मशहूर वकील को हायर किया गया, जिसका नाम था जॉन हेनरी ब्राउन। इस वकील के बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि ये मुश्किल से मुश्किल केसेस को भी आसानी से जीत लेता था और ये वही वकील था जिसने अमेरिका के सबसे मशहूर सीरियल किलर टेड बंडी का केस लड़ा था। ये वकील कोल्टन से कहता है कि वो अपनी सारी चोरियां कबूल ले, मगर साथ ही साथ वो जज का ध्यान कोल्टन के मुश्किल भरे बचपन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है।
वो जज को बताता है कि कोल्टन ने बचपन में किन किन मुसीबतों का सामना किया और कैसे उसे बिना माँ बाप के कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, और यही वो वजह है कि इन हालातों ने उसे चोरियां करने पर मजबूर कर दिया। वकील की दलीलें सुनने के बाद जज को कोल्टन पर तरस आ जाता है और वो ज्यूरी से सलाह मशवरा करने के बाद कोल्टन को 7 साल की सज़ा सुनाता है। हालांकि जेल में 5 साल बिताने के बाद कोल्टन को पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब कोल्टन की उम्र 24 साल हो चुकी थी और जेल से रिहा होने के बाद उसने उसी वकील के ऑफिस में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया जिसने उसका केस लड़ा था। हालांकि कोल्टन ने बाद में कई इंटरव्यूज़ भी दिए जिसमें उसने ये बताया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी से बहुत नफरत करता है और अब वो एक अच्छा इंसान बनकर काफ़ी खुश है और अब वो दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी चोरियों का सफ़र महज 14 साल की उम्र में शुरू किया और कार्स, बोट्स और यहाँ तक कि प्लेन्स भी चुराए और डिटेंशन सेंटर से भागा भी, मगर आखिरकार इन सभी चीज़ों से निकलकर उसने एक अच्छी ज़िंदगी को चुना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।